Welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your English teacher. Dear students, today we are going to read the chapter 8. हम chapter 8 को जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं. Chapter 8 What is the culture? Students, before this मैंने आपको जो है chapter 7 तक explanation का प्लस सॉल्यूशन का वीडियो क्लिप सेंड किया है. अगर आपको वो मिला है तो बहुत अच्छी बात है. अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं आप देख पाए हैं, तो मुझे लिख दीजिए मेरे मैसेज बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी. यस, हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 व्हाट इज़ कल्चर. व्हाट इज़ कल्चर? इट्स रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं. इनके फादर पंडित मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े लॉयर रह चुके हैं. और ये लेसन 8 है, इसकी हम समरी पढ़ेंगे. पंडित नेहरू ट्राइज टू प्रूव इनटू द रियल मीनिंग ऑफ कल्चर. पंडित नेहरू जी ने जो है ये कोशिश की है प्रूव करने की, मीन्स क्लोजली एग्जामिन करने की, उसको पूरी तरह से उसके एक्सप्लोर करने की कि इनटू द रियल मीनिंग ऑफ कल्चर. जो कल्चर है, जो संस्कृति, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो इसको एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसको क्लोजली समझना चाहते थे. नेशन, individuals and groups talk about understanding one another. जो राष्ट्र हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्तिगण हैं, एंड जो ग्रुप्स हैं, जो दल हैं, वो टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन अनदर एंड लर्निंग फ्रॉम वन अनदर. मीन्स कि वो एक दूसरे के समझने के लिए बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं. बट द पीपल हु नोज वन अनदर मोस्ट क्वारल मोस्ट. लेकिन जो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं वो ही ज़्यादा झगड़ा करते हैं, वही ज़्यादा लड़ाई करते हैं. इट मीन्स नॉलेज डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन. कहने का मतलब है कि इसका अर्थ ये नहीं लेंगे कि नॉलेज डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन, माने नॉलेज जो है डज नॉट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन की जो आपसी सहयोग जो है, अगर हम बहुत ज़्यादा आपसी सहयोग करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आपस में जो है झगड़ा ना हो. मीन्स झगड़ा होता, कहने का मतलब कि इससे हम ये अर्थ नहीं लगा सकते कि जो है अगर हम आपस में एक दूसरे को बहुत जानते हैं या आपस में एक दूसरे की बहुत हेल्प करते तो हमारे बीच में एक सामंजस्यता होगी. नहीं, ये कहीं से अर्थ नहीं निकलता. द जर्मन स्प्रेड देयर कल्चर थ्रू कॉन्क्वेस्ट. यहाँ पे जर्मन्स की बात की जा रही. जर्मन्स जो हैं हमारे जो एडोल्फ हिटलर जो हैं, है ना, एडोल्फ हिटलर ने जो है पूरे दुनिया पर राज करने की कोशिश की थी. जो द जर्मन्स स्प्रेड देयर कल्चर, ये कल्चर की स्पेलिंग डिफर है फ्रॉम द मीनिंग इज सेम. सो जर्मन्स ने अपने जो कल्चर को जो है किसके थ्रू, किसके द्वारा फैलाने की कोशिश की थी? कॉन्क्वेस्ट के द्वारा. मीन्स कि जो भी उन्होंने जीता था, जो भी जगह, जो भी प्लेस, जो भी कंट्रीज़ को उन्होंने अपना परचम फहराया था, वहाँ पे उन्होंने अपने कल्चर को, अपने धर्म को, अपने जो उनके आचार व्यवहार थे उसको जो है लिविंग बींग्स का जो है कल्चर फैलाने की कोशिश की थी. इनफैक्ट एवरी कंट्री हैज़ अ पेक्यूलियर आइडियाज़ ऑफ कल्चर. माने हर कंट्री का अपना एक विशेष जो है, अपना एक स्पेशल जो है आइडिया होता है कल्चर का. उनके अपने जो संस्कृति वो एक अलग होती है, स्पेशल होती है. कल्चर वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन. डेफिनेटली नेशन टू नेशन. क्या हमारे पड़ोसी को अगर हम देखेंगे तो हमारे घर की संस्कृति और उनके घर की संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिल जाएगा. सो इवन इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो जो पंजाबी कल्चर है इट्स डिफर फ्रॉम महाराष्ट्रियन कल्चर. सो नेशन में तो फिर समझो बहुत बड़ी बात है. सो कल्चर वेरीज करता है, डिफर करता है फ्रॉम नेशन टू नेशन. इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कल्चर दैट इज़ प्योर एंड अनअफेक्टेड. डेफिनेटली मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि जो है हम ये फाइंड आउट करें कि कोई कल्चर जो वो प्योर और अनअफेक्टेड बचा, और नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह जो है किसी ना किसी संस्कृति का प्रभाव है. अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में जो है मुग़लों ने भी राज किया, हमारे इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स ने भी किया, फ्रेंच लोगों ने भी किया, पोर्चुगीज़ लोगों ने भी किया. तो हमारे इंडिया का भी प्योर कल्चर नहीं बचा है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव है, इन कल्चर्स का भी प्रभाव है. इसी तरह से अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हर कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ का, दूसरे कल्चर का इफेक्ट देखने को मिलता है. सो प्योर एंड अनअफेक्टेड कल्चर कहीं पर नहीं मिलता. कल्चर इज़ अफेक्टेड
अफेक्टेड बाय जियोग्राफी, क्लाइमेट, लोकेशन एंड सॉइल। यस, कल्चर के ऊपर किस किस का चीज़ का प्रभाव पड़ता है? जियोग्राफी का प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक जो हमारी परिस्थिति है, भौगोलिक हमारी जो स्थिति है उसका, हमारे यहाँ का किस प्रकार का जो क्लाइमेट है, किस प्रकार का क्लाइमेट है, किस प्रकार का हमारे लोकेशन है देश की, और कैसी हमारी सॉइल है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इट डेवलप्स विद द ब्रॉड माइंडनेस ऑफ पीपल, और इट डेवलप्स विद द ब्रॉड माइंडनेस, मतलब कि ये इसका विकास, यहाँ पे इट्स मतलब कल्चर जो डेवलप्स होता है, विकसित होता है विद द ब्रॉड माइंडनेस। अगर हमारी सोच खुली होगी, ब्रॉड होगी और लोगों की, तो वो डेफिनेटली हमारा जो कल्चर है वो डेवलप करेगा। सम ग्रेट रिलीजन, कुछ जो बड़े रिलीजन हैं, हैव कॉज्ड डैमेज टू देयर कल्चर, माने उन्होंने जो है खुद के कल्चर को डैमेज किया है, उसको विनाश किया, उसका नाश किया है। बाय मेकिंग द माइंड ऑफ मैन स्टैटिक एंड डॉगमेटिक, माने किसके द्वारा किया उन्होंने? बाय मेकिंग द माइंड, जो मनुष्य के जो माइंड को स्टैटिक और डॉगमेटिक बना के उन्होंने जो एक स्थिर बना के, कुंद बना के हैं, और दूसरा जो है बहुत कट्टरवादिता के कारण जो है उन्होंने मनुष्य के दिमाग को इस तरह का बनाया जिससे उनके कल्चर को जो है वो नाश हो गया है। कल्चर मीन्स इनर ग्रोथ, कल्चर का मतलब क्या होता है? आंतरिक वृद्धि, आंतरिक विकास होता है। इन द मेन, मनुष्य का जो आंतरिक विकास है वही कल्चर है। ये नहीं कि हमने कपड़े चेंज कर लिए, बड़े स्टाइलिश कपड़े पहन लिए तो वो हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। नो, इट्स नॉट अ मीन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा मानसिक विकास होता है, अगर हमारा इनर ग्रोथ होती है, दैट इज़ कल्चर है। सो मनुष्य के इनर ग्रोथ जो है वो कल्चर मीन्स कि इनर ग्रोथ होना। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है कि वंस कंडक्ट टूवर्ड्स अदर, मीन्स कि सो इट ऑल्सो मीन्स वंस कंडक्ट, मीन्स कि एक का जो व्यवहार है, आचार है, कंडक्ट इन द सेंस कि लाइक जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो गाइडेंस है, जो हमारा बिहेवियर है टूवर्ड्स अदर, दूसरे के प्रति जो होता है, या ये यहाँ पे कहने का मतलब एक्सेप्टेंस होती है। अगर हम दूसरे के व्यवहार को, उसको भी अगर एक्सेप्टेंस करना चाहिए, इसका ये भी एक अर्थ होता है कि कल्चर मीन्स कि हम दूसरे के व्यवहार को भी एक्सेप्टेंस करें। और दोज हु लेक दीज क्वालिटीज़, और जिनमें जो है इन क्वालिटीज़ की, इन गुणों का कमी होती है, लेक होता है, सो लेक विजडम एंड नॉलेज। सो दोज हु लेक दीज क्वालिटीज़ लेक विजडम एंड नॉलेज, माने जिनमें इसकी कमी होती है, इन गुणों की, उनमें कमी हो जाती है बुद्धिमत्ता की, उनमें कमी हो जाती है दिमाग की, उनमें कमी हो जाती है ज्ञान की। दे हार्म देयर कल्चर, और वे अपने कल्चर को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ एंड एबिलिटी टू इम्बाइब द ट्रूथ वेयर एवर इट इज़ फाउंड स्ट्रेंथनेस। सो साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ का जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होना चाहिए, साइंटिफिक जो अप्रोच होता है, एंड एबिलिटी टू इम्बाइब, और जो आत्मसात करने की जो क्षमता होती है, इम्बाइब माने द ट्रुथ, सच्चाई को आत्मसात करना, इम्बाइब करना, अपने अंदर बसाना, उसकी जो क्षमता होती है। वेयर एवर इट इज़ फाउंड स्ट्रेंथनेस द आइडिया ऑफ कल्चर, तो ये जहाँ कहीं भी अगर ये इन बातों की प्राप्ति होगी, अगर जहाँ कहीं भी ये बातें होंगी तो वो मजबूती देती है हमारे किसको? संस्कृति के विचारों को, संस्कृति के आइडिया को, संस्कृति के आदर्श को जो है वो मजबूती प्रदान करती है। कहने का मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए लाइफ के प्रति, और हमारे अंदर सच्चाई को इम्बाइब करने की जो है एबिलिटी होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कल्चर वी कैन सॉल्व मेनी इंटरनल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कल्चर, माने साइंटिफिक कल्चर की सहायता से, ठीक है, साइंटिफिक कल्चर की सहायता से जो है क्या होगा? साइंटिफिक कल्चर की सहायता से वी कैन सॉल्व, हम सॉल्व कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं मैनी इंटरनल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं देश की, या जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम अभी देखें तो जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सांस्कृतिक सहयोग के आधार पर ही हमारे देश जो है दूसरे देशों को दवाइयाँ पहुँचा रहा है, मास्क पहुँचा रहा है, अन्य प्रकार के सहयोग भी प्रदान किए जा रहे हैं। सो एवरी कंट्री हैज़ द कन्विक्शन ऑफ सुपेरिटी, हर कंट्री का जो है एवरी कंट्री हैज़ द
कन्विक्शन ऑफ सुपेरिटी। हर कंट्री को जो है अपनी सुपेरिटी का जो है कन्विक्शन है, मीन्स कि वो अपने को उच्च मानते हैं। वैसे कन्विक्शन का मतलब है कि अपराधीपन होना, ये सब होना, लेकिन यहाँ पे जो है अपने को सुपीरियर मान के चलते हैं। हर कंट्री अपने को सुपीरियर मानती है। द नेशन ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय दिस आइडिया ऑफ सुपेरिटी। माने जो ईस्ट की जो कंट्रीज़ है ना, वो कुछ ज़्यादा ही जो है बहुत ही मजबूती से वो मतलब यहाँ पे मजबूती मतलब कि बहुत ही दृढ़ता से वो इस बात पे, इस विचार को मानती हैं कि वो सुपीरियरिटी है, मतलब वो सुपीरियर हैं। उनके अंदर जो श्रेष्ठता की भावना, जो सुपीरियरिटी की भावना कुछ ज़्यादा ही बलवती हो गई है, होती है। दे हैव गॉट जॉल्ट एंड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। और वो जो है जॉल्ट्स का मीनिंग होता है कि जर्क आना, ये झटके देना, ये हिलना डुलना। सो दे हैव गॉट जॉल्ट्स, उन्हें जो है वो झटके मिले, उन्हें जर्क मिला, उन्हें एक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ। एंड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, और जो है वो एक्सप्लॉइटेड भी किए गए। सो यहाँ पे ये इंडिया के सेंस में बोला जा रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आई, जो मुगल्स हमारी कंट्रीज़ में, उन्होंने बहुत तरह के झटके दिए हमारे देश को, और उनको एक्सप्लॉइटेशन भी किया गया। दिस सेटबैक ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म इन देम। और इन सब की वजह से जो इनके अंदर जो है, जब उन्होंने इन सब का विरोध किया, देश के आज़ादी की बात की, और देश को जो है उनकी वास्तविकता से जब वे रूबरू हुए कि ये हमारी कंट्री है और ये दूसरे लोग आके रहे, तो इससे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक वास्तविकता का, एक यथार्थवाद का जो है कहना चाहिए सेंस आया, एक समझदारी आई। तभी तो वो अंग्रेज़ों का विरोध किए, तभी तो वो देश को अपना, देश की संस्कृति, हमारा देश, हमारी शिक्षा, हमारा सबको होना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने उनका विरोध किया। क्या सेटबैक हुआ उनके अंदर? दिस सेटबैक, ये सब भावनाओं ने ब्रॉट अ सेंस, एक प्रकार की समझदारी लाई, ऑफ रियलिज्म इन देम, के उनके अंदर जो है वास्तविकता है, यथार्थवाद है, वो की समझदारी उनके अंतर्गत, उनके मन मस्तिष्क पर आई। अगेन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, लिमिटेशंस लाइफ एंड आइसोलेट्स। फिर से जो है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, राष्ट्रवाद का जो आइडिया है, लिमिटेट्स, उसने सीमित कर दिया, लाइफ एंड आइसोलेट्स द पीपल, लाइफ एंड आइसोलेट द पीपल ऑफ वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। माने इसके आधार पर क्या हुआ कि इस भावना ने द पीपल ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री का जो देश, एक देश के जो लोग हैं, वो अपने को अदर कंट्रीज से फिर वो क्या होने लगे, वापस राष्ट्रवाद की भावना बहुत अच्छी थी, बट इसके कारण वो लिमिटेड हो गए, वो सीमित हो गए, उनकी ज़िंदगी जो सीमित हो गई और आइसोलेट हो गई। मीन्स कि वो दूसरे लोगों को अपन से वो थोड़ा सा अपने को आइसोलेट कर गए और सीमा में बंध गए। इंटरनेशनल डेंजर्स आर कॉज्ड बाय एग्रेसिव नेशनलिज्म। जो इंटरनेशनल जो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो खतरे की अगर हम बात करते हैं, आर कॉज्ड बाय एग्रेसिव नेशनलिज्म। अगर किसी में जो राष्ट्रवाद की भावना एग्रेसिव नेचर में हो, अगर बहुत ज़्यादा कूट के भरी हो, तो वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खतरा भी हो सकता है। वी शुड डेवलप अ फ्रेंडली अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हमें क्या करना चाहिए? एक फ्रेंडली अप्रोच जो है, एक मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण जो है रखना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझने के लिए, अन्य को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर जो फ्रेंडली अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ गुड, और हमें हमेशा ही तैयार रहना होगा ये एक्सेप्ट करने के लिए, ये स्वीकार करने के लिए कि क्या सही है। तो ये सब चीज़ों को लेकर अगर हम सब चलते हैं तो वही वास्तविक कल्चर के रूप में जाना